Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 2 दिसंबर एंड डे है थर्सडे। सबसे पहली बात यार, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इकोनॉमिक टाइम्स की, साथ ही आपको द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड की डेली पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम के ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैं डेली 7 o'clock के आसपास अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, नीचे आपको एक और लिंक मिलेगा जो वो अपस्टॉक्स ऐप का लिंक है, और अगर आप उस ऐप के थ्रू, उस लिंक के थ्रू उस ऐप को डाउनलोड करते हैं अपस्टॉक्स को, और उसके अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं, बेसिक डिटेल्स वगैरह जो नॉर्मली डालनी होती है डीमैट अकाउंट के लिए, वही डाल करके, तो आपको 1000 रुपीज़ की फ्री ब्रोकरेज मिलेगी। आपको कोई कोड वगैरह कुछ नहीं पुट करना है, बस उस लिंक से डाउनलोड करना है। तो उसमें 1000 रुपीज़ की ब्रोकरेज का मीनिंग होता है, अगर आप लगभग 50,000 60,000 की ट्रेडिंग करते हैं तो इतना पड़ता है उसके अंदर, तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा। और बाकी उसके अंदर काफ़ी सारे सिखाते भी हैं, कुछ कोर्सेज भी हैं, तो वो भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मैन्युफैक्चरिंग PMI GST मॉप अप पॉइंट टू स्ट्रॉन्ग Q3। बहुत इजी न्यूज़ है इसके अंदर। इसकी टोन इस न्यूज़ की ये है पूरी कि इकोनॉमिक रिकवरी जो इंडिया के अंदर हमने कल भी देखा था कि 8% का ग्रोथ रेट रहा Q3 के अंदर, और Q2 के अंदर तो 20% समथिंग था। तो वो Q1 के अंदर, और Q2 के अंदर 8.4% था। तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आपको दिखेगा 2 पॉइंट्स इन्होंने इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स रेज किए हैं। पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको PMI ऊपर दिख रहा था। PMI का मीनिंग है यहाँ पर, नीचे आपको दिखेगा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का बेसिकली मीनिंग है कि इसमें क्या होता है, इन्होंने कुछ 19 इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट कर रखा है, और लगभग 19 के अंदर सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। उसके अंदर वो क्या करते हैं, सप्लाई चेन जो है, जो होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर, या होलसेलर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर, और उससे पहले प्रोड्यूसर, तो वो सब जो है पूरी चेन को इन्होंने कैप्चर कर रखा है। उनसे बात करते हैं मंथली बेसिस पर, रिव्यू करते हैं कि कितना कितना माल परचेज हो रहा है आपसे नेक्स्ट वाली स्टेज पर। जैसे अगर कोई तेल का प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर से पूछेंगे कि आपसे डिस्ट्रीब्यूटर कितना ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे और कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे आपसे कितने होलसेलर्स ले रहे हैं और कितना कितना ले रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो इस तरीके से जो है एक इंडेक्स निकाला जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन सीधी सी बात है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के अंदर ये करते हैं IHS मार्केट, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर करती है, और US के अंदर भी ये निकाला जाता है। US के अंदर ISM, ये गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, तो ये करता है वहाँ पे कैलकुलेशन। अब ये नवंबर की इसकी फिगर्स आ गई हैं, और नवंबर की इसकी फिगर्स 57.6 पर चली गई हैं। 50 का मीनिंग होता है इस इंडेक्स के हिसाब से कि कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक या फिर परचेजिंग या सप्लाई चेन के अंदर कुछ चेंजेस नहीं चल रहे हैं। 50 से नीचे का मतलब होता है एडवर्स होने वाली कंडीशंस, और 50 से ऊपर होता है, इसका मीनिंग होता है एक्सपेंशन। अगर मैं एक्सपेंशन वाली टर्म्स के अंदर बोलूँ तो 50 से नीचे जाने का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो हो सकता है आपने ये टर्म्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पहले सुनी भी हो। तो ये हो गया यहाँ पर। अब 57.6 सीधी सी बात है 50 से ऊपर है, बट ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि 1-3% के आसपास का एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अक्टूबर मंथ के अंदर 55.9 था यहाँ पर। और पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ग्रू एट अ फास्टेस्ट पेस इन 10 मंथ्स। तो पिछले 10 महीनों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमने कल भी देखा था कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा रही है सभी सेक्टर्स के अंदर, और यह वन ऑफ द मोस्ट कहना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट। और उसके अंदर कैपिटल गुड्स का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। वाइल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कलेक्शंस टच्ड 1.31 लाख करोड़ इन नवंबर। तो वहाँ पर 1.31 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। GST तो आपको बेसिक पता ही होगा यहाँ पर। तो GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अब ओनली इनडायरेक्ट टैक्स लगभग बचा है इंडिया के अंदर। तो ये बेसिकली सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है थ्रू आउट द पीरियड जब से GST लागू हुआ है। GST का सबसे बड़ा कैलकुलेशन हुआ था जुलाई 2017 के अंदर, और उसके बाद मतलब वो तो एक वन टाइम सिनेरियो था। उसके बाद अभी जब रिसेंट टाइम चल रहे हैं 2-3 साल से, हाईएस्ट कलेक्शन रहा है अभी तक नवंबर के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। तीसरी न्यूज़ जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो मर्चेंडाइज का मीनिंग होता है यहाँ पर क्लोथ्स वगैरह के अंदर, फैशन इंडस्ट्री हो गई, वो सब हो गया। तो उसके अंदर और साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन के कैपिटल गुड्स उसी चीज़ के, यानी क्लोथ्स के कैपिटल गुड्स भी, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रोज फॉर 12th स्ट्रेट मंथ इन नवंबर। तो 12th स्ट्रेट मतलब पिछले हर साल से, मतलब पिछले एक साल से
हर महीने बढ़ रहे हैं, रजिस्टरिंग 26.49% ग्रोथ, 27% की लगभग ग्रोथ यहाँ पर उन्होंने एडमिनिस्टर कही है। तो यहाँ पर हमने देख लिया जुलाई कलेक्शंस सेकेंड हाईएस्ट इन जुलाई 2017, ये मैंने आपको बता दिया। रेवेन्यू क्रॉस 1.30 लाख करोड़ फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ। तो रेवेन्यू और डेफिसिट क्या होते हैं, कल हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट में जो वो 64% का रेवेन्यू था, पूरा जो एक्सपेंडिचर था उसमें से। द रेवेन्यू अप 25% ईयर ऑन ईयर, 27% ओवर फाइनेंशियल ईयर 2020। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, जो मैंने आपको ये 27% है वो यही वाला है, 26.49 वाला। रेवेन्यू फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ गुड्स अप 43% ईयर ऑन ईयर, तो ये भी वो रेवेन्यू अप ही हो रहा है यहाँ पर भी। तो ये हमने देख लिया। बाकी एक्सपोर्ट ग्रोथ आप देख सकते हैं 26.49% की ग्रोथ रही है। जीएसटी कलेक्शन पिछले हर साल मतलब पिछले 6 महीनों में सबसे हाईएस्ट है 1.31 लाख करोड़, जो कि नियर अबाउट है अक्टूबर के मंथ्स में भी। तो पीएमआई में भी हमने यहाँ पर देख लिया 3 पॉइंट्स इसके अंदर बताए थे। पहला था आपका पीएमआई, जीएसटी और एक्सपोर्ट ग्रोथ, तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। ना सेकेंड न्यूज़ पे चलेंगे, क्रिप्टो लॉ सेट टू रेड फ्लैग चिट फंड एमएलएम बिजनेस मॉडल्स। तो ये बहुत ही इजी न्यूज़ है वैसे तो। जैसे आपको चिट फंड का अगर नहीं पता तो चिट फंड के अंदर एक चीज़ होती है कि आप क्या करते हैं, जो नई नई कोई चीज़ चल रही होती है उसके नाम पे आप पैसा उठा लेते हैं लोगों से और उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और उस पैसे को लेके भाग जाते हैं। तो ये चिट फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और एमएलएम तो मतलब मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसके अंदर भी मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आप लेके भाग जाते हैं पैसा, बट इसके अंदर ये होता है कि आपको कुछ पर्सनस को ज्वाइन करवाना होता है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। और मतलब वही है कि उसमें फिर जो कंपनीज फ्रॉड करती हैं वो लेके भाग जाती है, और नहीं करती हैं तो वो आगे उनको सेल्स का बिजनेस प्रोवाइड भी करती हैं। तो उसको अगर वो सेल्स का बिजनेस वो सेल्स कर देते हैं तो उनको कमीशन मिलते हैं जितनी वो सेल कर पाते हैं। तो मतलब दोनों ही बातें होती हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग को काफ़ी फ्रॉड भी बोला जाता है। तो चिट फंड और मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्रिप्टो इससे कैसे असाइन होता है या रिलेट होता है, तो क्रिप्टो के अंदर क्या है कि अभी ये हमें नहीं पता डिस्टिंक्शन। जैसे कुछ होते हैं स्टेबल कॉइन, स्टेबल कॉइन का आपने एक टर्म सुना होगा। स्टेबल कॉइन मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जिनमें इतनी वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है। जैसे बिटकॉइन हो गया, आपका इथीरियम हो गया जो पॉपुलर है, सोलाना वगैरह हो गया, और अब तो आप वो भी कह सकते हैं डोज कॉइन वगैरह भी काफ़ी स्टेबल पहले से हो गए हैं। तो वो सब आपके स्टेबल कॉइन्स के अंदर आ जाएंगे, या कुछ और भी होंगे इसके अलावा। तो वो स्टेबल कॉइन्स हो गए। अब इसके अलावा जो नए कॉइन्स आते हैं, नए कॉइन्स आने के लिए जैसे नए शेयर्स की लिस्टिंग के लिए आईपीओ चलता है, वैसे ही नए कॉइन की ऑफरिंग के लिए इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओ भी चलता है। तो ये भी आपको एक टर्म पता होनी चाहिए। तो आईसीओ चलता है, आईसीओ मतलब नया एक क्रिप्टो लॉन्च होगा। नया क्रिप्टो लॉन्च हो रहा है तो किसी को ये नहीं पता है कि जो क्रिप्टो आप मतलब क्रिप्टो के नाम पे आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उस क्रिप्टो की एक्चुअल वर्थ क्या है, क्योंकि उसके पीछे कोई असेट नहीं है, कोई रियल लाइफ असेट कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्रिप्टो के नाम पर लोग चिट फंड की तरह पैसे से उठा रहे हैं, एमएलएम की तरह पैसे उठा रहे हैं, और मतलब उसमें ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि वो भाग भी सकते हैं इस तरीके से। लॉ सेट टू रेड फ्लैग। अब इसमें क्या है कि क्रिप्टो सिंस इन चीज़ों में अंजाम दे रहा है, मतलब किसी ना किसी पॉइंट पर दे रहा है, किसी ना किसी परसेंटेज में दे ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो का लॉ जब बनेगा, अभी जब विंटर सेशन मैंने आपको बताया था वो सब क्रिप्टो सेशन के अंदर, विंटर सेशन के अंदर क्रिप्टो बिल पास होने वाला है। तो उसके अंदर क्या है कि क्रिप्टो लॉ इस चीज़ को भी रेड फ्लैग कर देगा। रेड फ्लैग मतलब अबॉलिश कर देगा एक तरीके से कि चिट फंड या एमएलएम बिजनेस मॉडल्स नहीं बन सकते। जो भी नया अपना आईसीओ निकालेगा वो आरबीआई को बता के ही निकाल सकता है, आरबीआई को पूरी डिटेल। जैसे अब आईपीओ निकलता है तो आईपीओ के टाइम पे मैंने आपको रिपीटेडली बताया, एक डॉक्यूमेंट होता है डीआरएचपी सेबी के साथ फाइल होता है, और इसमें मतलब कंपनी की इतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितनी कंपनी को खुद भी नहीं पता हो अपने बारे में, मतलब फर्स्ट से। तो इस तरीके से यहाँ पर होने वाला है आईसीओ के अंदर भी। तो ये हमने देखा है सम इंडिविजुअल्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्रिप्टो क्रेज एंड ड्यूपिंग। ड्यूपिंग का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना स्मॉल इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया पूरा। इंडिविजुअल्स एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस दैट आर सिमिलर टू चिट फंड्स एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो वही है कि मतलब जैसे एमएलएम में है, एमएलएम में एक टाइम पे पैसा ले लेते हैं जो आपकी ज्वाइनिंग की फीस होती है, उसी तरीके से क्रिप्टो में भी होता है। और क्रिप्टो में एक और वे होती है एसआईपी की, कि आप एसआईपी करवा सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि इसे एज एन इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। तो जैसे सॉरी, जैसे आप गोल्ड वगैरह के अंदर एसआईपी कराते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कराते हैं, तो आप लोग क्रिप्टो के अंदर भी एसआईपी अपनी स्टार्ट करा लेते हैं, और जो जहाँ पे वो करा रहे हैं एसआईपी वो लेके भाग जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं न्यूज़ के अंदर।
तो हमने ये पूरा यहाँ पर देख लिया और ये पूरा कवर कर लिया। मार्केट्स बैक इन ग्रीन एडेड बाय जीडीपी नंबर्स, तो बहुत इजी न्यूज़ है इसके अंदर कि मार्केट्स जो है बैक इन ग्रीन का मतलब है प्रॉफिट बेसिकली ज़्यादा बुक हो रहा है। अगर आपने कल एक लिंक्डइन पे शायद ये चल रहा था जिसके अंदर एक जीरोधा के यूज़र होंगे प्रोबेबली, उन्होंने ये बोला है कि ये जीरोधा का नया फीचर क्या है कि मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो वो रेड के अंदर चले जाता है। तो मतलब उनका बेसिकली लॉसेज उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर हो रहे थे, वो उस चीज़ को रेफर कर रहे थे। तो यहाँ पर ग्रीन के अंदर जाने का मीनिंग है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर वही है कि जो इंडेक्सेस हैं वो ज़्यादा गेंस नहीं दे रहे हैं, और जो कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिसके अंदर बैंकिंग स्टॉक सबसे ऊपर है वो काफ़ी अच्छे गेंस दे रहे हैं। तो उसके अंदर बैंकिंग स्टॉक्स क्यों अच्छे गेंस दे रहे हैं? एडेड बाय जीडीपी नंबर्स क्योंकि पॉजिटिव है, और बाकी हमने ऊपर भी देखा पीएमआई वगैरह वगैरह वो सब पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। क्योंकि जीडीपी बढ़ने से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट एक तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर आएगा, और एक जीडीपी का बढ़ने से बैंकिंग कंपनीज पर भी आएगा। तो और बाकी हमने देख लिया कि इंडियन इक्विटीज़ रोज ओवर 1% ऑन वेडनेसडे। तो मतलब निफ्टी बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लोग कि निफ्टी 1% के आसपास बढ़ा है। ओवर 1% का मीनिंग है कि 1% से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। अगर मैं आपको टर्म बताऊँ या एग्जैक्ट फिगर बताऊँ तो 1.08% बढ़ा है निफ्टी। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सा पार्ट है। यूएस फेडरल मतलब क्या हुआ था कि जैसे मैं आपको एक बार पहले स्टोरी या एक साइड में ले जाके बताता हूँ इस पूरी न्यूज़ को। तो वॉल स्ट्रीट क्या है? वॉल स्ट्रीट बेसिकली आप कह सकते हैं कि यूएस का स्टॉक मार्केट है। तो यूएस का स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ ज़्यादा हो गया था, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया था, इसके वजह से इक्विटीज़ के प्राइस नीचे चले गए थे, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों था उसके पीछे, मतलब देखिए इंडियन इक्विटीज़ का नीचे जाने का रीज़न ये है कि यूएस इक्विटीज़ नीचे गई। यूएस इक्विटीज़ नीचे गई तो उसका रीज़न ये है कि फेडरल रिजर्व पॉलिसी, जो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बोला था फेडरल रिजर्व पॉलिसी आने वाली है, तो उसके अंदर अभी पॉलिसी पूरी आई नहीं है, बट ऐसा हो सकता है फेडरल पॉलिसी का आप कह सकते हैं कि कुछ एक पॉइंट बाहर निकला, लीक हुआ है कि वो अपने अकोमोडेटिव स्टांस को कम कर रहे हैं। अकोमोडेटिव स्टांस का मीनिंग होता है कि आप इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? आप इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, लोग लोन ज़्यादा देंगे तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाना होता है तो अकोमोडेटिव स्टांस लगाया जाता है, इसको लिक्विडिटी स्टांस भी बोल देते हैं। और स्टांस का मीनिंग होता है ओपिनियन। तो जो आरबीआई का बेसिकली मतलब जो पॉलिसी बना रहा है उसका ओपिनियन क्या है वो यहाँ पे मैटर करता है। तो अकोमोडेटिव स्टांस हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे मैं आपको वर्डिंग दिखाता हूँ कि विड्रॉल ऑफ इट्स सुपर अकोमोडेटिव लिक्विडिटी प्रोग्राम। तो इसका विड्रॉल करने की थोड़ी थोड़ी बात हो रही है। कि कौन कर रहा है, किसका स्टांस है? यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो है जेरोम पोवेल, तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। जो मैंने आपको बताया था फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती है। फेडरल रिजर्व का बेसिक मीनिंग है वहाँ का आरबीआई, यूएस का आरबीआई फॉर एग्जांपल, मतलब इजी मीनिंग के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसके पीछे भी एक रीज़न इन्होंने दिया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है कि ये जो अभी नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, वो इसके पीछे रीज़न है। इसीलिए वो इकोनॉमी के अंदर कम करना चाहते हैं लिक्विडिटी, ताकि अगर कुछ मतलब दिक्कतें हो जाए तो गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए या कम से कम प्रोटेक्शन के लिए उसको एक्सपेंडिचर कर पाए। तो अब आपको पूरी चेन समझ में आ गई होगी। ओमिक्रॉन से फेडरल रिजर्व से यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट। अब न्यूज़ के अंदर एक और ट्विस्ट ये है कि इसके बावजूद, पूरी चेन के बावजूद, इंडियन मार्केट ने कम से कम निफ्टी और सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई शेयर गिरा ही नहीं है, बहुत सारे शेयर्स गिरे भी हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स के अंदर भी ये 3-4 शेयर्स गिरे ही हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। नाउ ये हमने पूरा देख लिया, दो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से सब चीज़ें हुई है, ये देख लिया। सेंसेक्स 1.1% बढ़ा है, निफ्टी 1.08% बढ़ा है यहाँ पर। और द निफ्टी द वोलेटिलिटी इंडेक्स, द वी आई एक्स का बेसिकली मीनिंग है इसके अंदर सारे शेयर्स हैं इंडिया के, जो भी कंपनी लिस्टेड है सब शेयर्स इसके अंदर, इस इंडेक्स के अंदर है। तो अगर इसको देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है ओवरऑल मार्केट ऊपर नीचे कितना गया है। तो ये 8% डाउन है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाली बात सच भी है, बट सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ही एक्सेप्शन इसके अंदर निकल के आ रहे हैं। और निफ्टी बैंक तो और अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक ने लगभग 4% का शायद, हाँ यार निफ्टी बैंक ने नहीं 1.9% का 2% के आसपास का गेन किया है। तो ये हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। नाउ इफ IFCA सीक्स पावर टू ड्रॉ AIF स्पॉन्सर्स, बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। IFCA क्या है कि सॉरी IFSCA क्या है कि ये गिफ्ट सिटी जो है, गिफ्ट सिटी मतलब आपको पता होगा स्मार्ट सिटी बन रही है गुजरात के अंदर, जिसके अंदर
मतलब ऑन पेपर तो वो फॉरेन टेरिटरी है, इंडिया से बाहर हो जाएगा, बट मतलब वो तो कहने की बात है यहाँ पर। बट वो एक स्मार्ट सिटी बनेगी, उसके अंदर हाइब्रिड रोड्स और सब चीज़ें वैसी होने वाली है। जैसे हम कई बार उसमें भी देखते हैं, फेसबुक वगैरह पर भी आता रहता है कि बाहर के देश कैसे होने वाले, वैसा वैसा कुछ वहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। और IFSCA उस चीज़ का रेगुलेटर है। गिफ्ट सिटी जो अभी गुजरात में बन रही है, होने वाले टाइम, आने वाले टाइम में के अंदर और भी जगहों पर बनेगी, तो वो उसके लिए रेगुलेटर है हर जगह का। अब ये जो है, इसने एक प्रपोजल फाइल किया है, एक प्रपोजल फाइल किया है RBI के साथ कि क्या वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा उठा सकता है। उसको एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, और इतने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ज़्यादा पैसा क्या है कि वो उसे ट्रेडिशनल तरीक़ों से नहीं मिल सकता, बैंक से लोन लेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी इंटरेस्ट वगैरह की, तो ये सब कॉस्ट वो नहीं बियर करना चाहता। तो उसके लिए उसने एक अभी प्रपोजल रखा है, और इसके अंदर वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से फंडिंग उठाना चाह रहा है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मीनिंग है जैसे प्राइवेट इक्विटी, मतलब जो लोग आपके अंदर इक्विटी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर। वेंचर कैपिटल मतलब प्राइवेट इक्विटी से जैसे आपको प्राइवेट इक्विटी राउंड एक बार मिल गया फंडिंग का, तो आप थोड़ा सा आप उसके बाद काम करेंगे जितना आपको पैसा मिलेगा वगैरह, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फंड वो देते हैं। उसके बाद है पब्लिक इक्विटी फंड इन द फाइनेंशियल सेंटर, वो सब ये तीनों चीज़ें हैं। पब्लिक इक्विटी फंड मतलब जिस इक्विटी फंड के अंदर कोई इंडिविजुअल पैसा ना डाले, पब्लिक पैसा डाले, बट आपके लिए जो इन्वेस्टर बैठे हैं या जो IFSCA है उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ मनी यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये हो गया स्पॉन्सर दैट हैज़ टू फुलफिल, मतलब RBI ने फिर ये परमिशन दी है कि, मतलब अभी दी नहीं है, पर RBI प्रपोजल को इस कंडीशन पे एक्सेप्ट करेगा कि सिर्फ उसी स्पॉन्सर को हम हाँ करेंगे जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता होगा। मान लेते हैं जिसका AUM जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो इससे नीचे होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएंगे इसके अंदर तो वो सारा इन्वेस्टमेंट यहीं पे चले जाएगा। और जहाँ पे भी क्या है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाता है तो वहाँ पे एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर एक रेगुलेटरी मैनर में ये सब चीज़ें होंगी। मारुति में ड्राइव इन SUVs प्राइस अप टू 20 लाख इन 3 ईयर्स। इसके अंदर ये मारुति जो कि नोन है अपने मतलब कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर, अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट के अंदर, और जैसे आपने सुना होगा ऑल्टो, वैगनर, ये सब इन्हीं की है। तो अब ये जो है यहाँ पर एक शिफ्ट ला रहे हैं, ऐसा SUV मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स जो है उसके अंदर अपना शिफ्ट मार रहे हैं, और 20 लाख तक आसपास इनके जो SUVs हैं अगले 3 साल के अंदर शिफ्ट होने वाली है। मतलब इतने प्राइसेस पर ये लॉन्च करने वाले नई SUVs को, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अभी के लिए लॉन्च करेंगे 10 लाख के आसपास, शायद नीचे इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। और हाँ ये रहा कि प्लान्स टू लॉन्च 4 न्यू SUVs स्टार्टिंग एट ₹10 लाख। प्लान स्टार्ट करेंगे वो 10 लाख पर, और 3 ईयर्स के अंदर उसको बढ़ाते बढ़ाते जो नई SUVs इनकी आएंगे वो 20 लाख, मतलब बेसिकली प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ये जाना चाह रहे हैं। और जो ये नई SUVs आएंगी उसके अंदर CNG और हाइब्रिड सिस्टम, ये सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, मतलब अब तो फ्यूचरिस्टिक CNG को तो नहीं बोलना चाहिए, तो ये सब इसके अंदर आने वाला है। और हाइब्रिड का मीनिंग होता है कि जैसे आपकी जो कार होती है, अगर आपको नहीं पता, तो ये कुछ टाइम तक सिर्फ पेट्रोल पर चलेगी, और एक पॉइंट पर या फिर आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक किलोमीटर्स के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़े स्टेबल रोड जैसे हाईवे वगैरह है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे अपने आप शिफ्ट कर जाएगी, और जो भी उसके अंदर बैटरी वगैरह है जो हो सकता है कि पेट्रोल से ही चार्ज होती हो या वैसे चार्ज होती हो, तो उसके बेसिस पे वो रन करेगी। तो हाइब्रिड इस तरीके से होते हैं, दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। बाय ट्राइंग टू फिल अप दैट गैप इन द प्रोडक्ट लाइन, the local unit of Japan Suzuki Motor will also be taking its core USP of fuel efficiency into the SUVs। इसके अंदर ये है कि SUV बनाते बनाते वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनका जो USP है, USP मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो इनको अलग बनाती है सभी और बाकी जैसे मतलब बाकी हिंडई है, होंडा है, इन सबसे अलग बनाती है, तो वो है इनकी फ्यूल एफिशिएंसी। जो इनकी कार जो फ्यूल एफिशिएंट है, तो वो चीज़ों का इसमें भी ध्यान रखेंगे। वो चीज़ें इसमें ज़्यादा मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब एक जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं यहाँ पर टोन है इस न्यूज़ की, वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हर मतलब पूरे मार्केट के अंदर बुरी स्थिति चल रही है एक तरीके से, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे भी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे भी जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर मारुति एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आ रहा है और एक नए इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहा है, तो वहाँ पर ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये इतनी कोई वैसे ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ नहीं है, बट इसके अंदर क्या है कि IT प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके अंदर ऊबर ने 2 करोड़ प्लस का ऑफर दिया है टेक टैलेंट के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे इंजीनियर्स की प्लेसमेंट वगैरह के इसके अंदर है, तो इसको हम बाकी कवर नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं। तो हम चलते हैं हमारे ET मार्केट सेक्शन के ऊपर।
और बीच में मैं आपको बताऊं कि आनंद राठी का आईपीओ चलने लग रहा है, आपको आज खुलेगा शायद ये। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिड ऑफर क्लोजेज ऑन मंडे, मतलब ओपन टुडे क्लोजेज ऑन मंडे December 6 ओपी ओपन हुआ है आईपीओ। और इसके अंदर प्राइस बैंड इनका रहेगा 530 to 550 और 27 इक्विटी शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही लगभग क्लोज टू 13,500 के आसपास हो गया क्लोज। बाकी इसके अलावा आनंद राठी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ही कंपनी काम करती है। मोतीलाल ओसवाल अगर आपको पता हो, वैसा वैसा कुछ इनका बिजनेस है पूरा। तो बाकी एक और ये छोटी सी बात है कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का आज नेशनल डे भी है, तो इसकी एक 2-3 पेजेस के अंदर है, उसको हम स्किप करेंगे। अब इसके अंदर एक छोटी सी न्यूज़ है, चिप शॉर्टेज डेंट्स पैसेंजर व्हीकल सेल्स इन नवंबर। तो इसके अंदर ये है कि चिप शॉर्टेज की वजह से पैसेंजर व्हीकल की सेल्स कम हो गई है। जो हमने मारुति सुजुकी को, हमने जो ऊपर पॉइंट दिखा था वो वापस से रिपीट करता हूँ। मारुति सुजुकी की सेल्स 19% से डाउन है, बट फिर भी वो इतने पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आए हैं यहाँ पर। बाकी भी आप देख सकते हैं कि बाकी भी मोटर्स जो सेगमेंट है पूरा, उसके अंदर 24% डाउन। टाटा मोटर्स एक एक्सेप्शन है, इसकी सेल्स बढ़ी है काफ़ी ज़्यादा। और 7%, 53% माइनस, 40% MG मोटर, जो MG हेक्टर वाली गाड़ी है इनकी। खैर, चिप शॉर्टेज मतलब क्या है कि जो वो आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जो हमने थोड़े टाइम पहले देखा था जिसकी शॉर्टेज चल रही थी, अब क्या है कि इसकी शॉर्टेज अब नहीं है, बट अभी रिकवर होने में जो सेल्स है, पीवी की सेल्स है, उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे पीवी का मतलब होता है पैसेंजर व्हीकल्स, जो कि कार बाइक्स वगैरह है वो सब। तो ये हमने यहाँ पे पूरा देख लिया, इसके अंदर कोई ऐसा ज़्यादा न्यूज़ इसके अंदर नहीं है। अब ये IPL स्पॉन्सर से रिलेटेड न्यूज़ है, बट मतलब मुझे पता नहीं कि कवर करनी चाहिए नहीं कवर करनी चाहिए, तो मैं आपको बहुत बेसिक जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि IPL स्पॉन्सर्स जो है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहला एक है टाइटल स्पॉन्सर, जो वीवो है दरअसल। वीवो मतलब जो मेन स्पॉन्सर आप उसको कह सकते हैं, तो वो है वीवो। और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विल एंड इन 2023। तो 2023 के अंदर वो एंड हो जाएगा इनका कॉन्ट्रैक्ट जो भी चल रहा है। उसके अलावा जो ऑफिशियल एसोसिएट हैं, जो छोटे छोटे स्पॉन्सर आप कह सकते हैं, वो है Dream11 अन अकेडमी वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर इनका कॉन्ट्रैक्ट जो सबका है वो लगभग 2020 के आसपास, जो 2020 का बेसिकली IPL आएगा वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये है इस न्यूज़ के अंदर कि अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब इसके अंदर एक और रूल है IPO के, जो गाइडलाइंस है उसके अंदर, कि जब टाइटल स्पॉन्सर डिसाइड हो जाएगा उसके बाद हम नेगोशिएशंस को ओपन करेंगे जो छोटे एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिफोर लॉकिंग अ टाइटल स्पॉन्सर बोर्ड कैन नॉट साइन न्यू एसोसिएट स्पॉन्सर्स एज दोज कैटेगरीज मस्ट बी एक्सक्लूसिव। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसके लिए क्या है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2023 तक जब जो मेन स्पॉन्सर है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो 2023 के IPL में छोटे छोटे स्पॉन्सर्स कैसे बनेंगे। तो उसी के लिए बेसिकली यहाँ पर ये एक प्रपोजल IPL के स्पॉन्सर वाले बोर्ड ने दिया है, IPL के मेन बोर्ड को, BCCI को कह सकते हैं, या BCCI ने दिया है, जो IPL का मेन बोर्ड है। मैं आपको एक बार उसका मीनिंग दिखाता हूँ। ये रहा, IPL गवर्निंग काउंसिल, इसको दिया है। तो इसमें बेसिकली क्या प्रपोजल है कि जो ये सारे आप कह सकते हैं कि एसोसिएट्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से एक्सटेंड कर दीजिए। और बहुत ही बेसिक सा सोल्यूशन है, तो मैंने इसीलिए सोचा था इसके ऊपर ये आपको समझाऊँ या नहीं समझाऊँ, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बता ही दिया। खैर, ये हमने कवर कर लिया। नाउ ET मार्केट वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। विद शॉर्ट्स रनिंग फॉर कवर, बैंक्स कुड लीड एनी रीबाउंड। तो बहुत ही इजी न्यूज़ है। कवर का मीनिंग होता है, अगर कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टिंग के अंदर कवर लेता है, उसका मीनिंग होता है उसने कुछ बेट लिया, वो ख़त्म, वो ख़राब हो गई। मतलब अगर मान लेते हैं उसने पॉजिटिव बेट लिया था कि शेयर बढ़ेगा, तो नीचे चला गया, तो वो उसको कवर करने के लिए कुछ बेट्स लेता है। तो कवर करने के लिए बेट्स लेने का मीनिंग है कि अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना। तो यहाँ पर लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लोग अपने बैंक्स के ऊपर जा रहे हैं। अब आपको समझना है कि बेट्स क्या थी पहले। बेट्स थी शॉर्ट्स, शॉर्ट्स रनिंग फॉर, बेसिकली शॉर्ट का मीनिंग होता है, जैसे लॉन्ग का मीनिंग होता है बाय करना, किसी शेयर को बाय करना, और शॉर्ट का मीनिंग होता है किसी शेयर को पहले ही सेल कर देना और फिर बाद में बाय करना, जिसको सेल हाई बाय लो बोलते हैं। तो सेल हाई बाय लो में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पहले शॉर्ट कर रखा था, और मार्केट कल आपको पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स जैसे 1% के आसपास, और बैंक्स वगैरह 1% के से ऊपर थोड़े मूव कर गए, तो उनका जो कवर है उनको लेने की ज़रूरत पड़ गई। उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनको उसके अंदर लॉसेज हो गए, तो वहाँ पे उनको कवर लेना पड़ेगा। तो कवर के लिए बैंक्स को वो अपना मेन वो हथियार आप कह सकते हैं मान रहे हैं, और बैंक्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कवर के लिए, कोड लीड एनी रीबाउंड बैंक्स, ताकि उनको रिबाउंड करा सके। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन्होंने बैंक्स बता रखे हैं कुछ कुछ जिनको सबसे ज़्यादा गेंस हुए हैं, और निफ्टी बैंक को भी कल काफ़ी गेंस हुए हैं, 1.9% हमने शायद देखा था ऊपर।
तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया, इसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा न्यूज़ इसके अलावा नहीं है। तो ये सॉरी, तो हमें को समझ में आ रहा होगा, अगर बैंक मतलब अगर ओवरऑल मार्केट ऊपर जाता है तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेडर्स को बैंकिंग स्टॉक्स पर ही मूव करना पड़ेगा, इसलिए बैंकिंग स्टॉक भी ऊपर और जा सकते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर हमने पूरा देख लिया। बैंक मार्केट रेगुलेटर सेबी क्रैक्स डाउन ऑन टेलीग्राम टिप्स ऑपरेटर्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अंदर आपने मतलब आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे कि टेलीग्राम ग्रुप पे हमने टिप दी थी, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको दिखे होंगे शायद, या फिर हो सकता है यूट्यूब के ऊपर भी। उसके अंदर बताया होता है कि टेलीग्राम का हमारे चैनल ज्वाइन कर लो, हमने बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग टिप्स दी थी, ये दिया था वो दिया था, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम आपको टिप्स देंगे, आपको पैसा कमाने का वो सब। तो वो सब जो है सेबी ने कल काफ़ी सारे ऑपरेशंस को ऐसे क्रैक कर लिया, जिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, उनको ट्रैक कर लिया है और उनको मतलब शट डाउन करवा दिया है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली सेबी इस चीज़ को बोलते हैं स्टॉक मैनिपुलेट करना। तो स्टॉक मैनिपुलेट करना मतलब बहुत सेबी के नज़रों में इतना बड़ा क्राइम है जैसे नॉर्मल कोर्ट के उसके अंदर मर्डर करना होता है। तो काफ़ी बड़ी बात होती है स्टॉक को मैनिपुलेट करना। द सस्पेक्टेड एंटिटीज वुड मतलब वो ये कि उनकी स्ट्रैटेजी बता रखी है कि वो पहले से खुद शेयर्स को बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर डालते हैं कि आप इस शेयर्स को बाय कर लीजिए। उसमें क्या होता है ना कि वो 2 टेलीग्राम चैनल चलाते हैं एक ही सेम स्ट्रेटजी के ऊपर। एक स्ट्रेटजी के अंदर बोलेंगे, एक टेलीग्राम चैनल के अंदर बोलेंगे इसको बाय कर लो, एक के अंदर बोलेंगे इसको सेल कर लो। अब जो लोग सही में कर लेंगे तो वो चीज़ एक्चुअल में हो भी जाएगी। तो मतलब हो सकता है कि वो लोग करे भी ना, बट उनमें से कम एक के पास तो फ़ायदा होना ही है। तो एक के पास फ़ायदा होगा तो दूसरे वाले को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे आगे चलते रहेंगे, इसके अंदर 2 लोगों को डिवाइड कर देंगे 2 चैनल्स के अंदर, तो उसके अंदर एक के अंदर बोलेंगे बाय कर लो सेल कर लो। अब मान लेते हैं ये चेन चलती रही, उसके अंदर 3 बार इन्होंने करा, 3 बार, फिर कुछ ऐसे लोग बचेंगे यहाँ पर जिनको 3 बार इनकी एडवाइस सही मिल गई। तो 3 बार जो जिनको एडवाइस सही मिल गई उनको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वो भी ये चीज़ें करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो जाएगा दरअसल इस पूरे के अंदर, और हो सकता है कि ये लोग भी इन्वेस्टमेंट कर दें तो प्राइस एक्चुअल में बढ़ भी जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये काम करते हैं। द टेलीग्राम चैनल्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैव बीन बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रेडिंग टिप्स फॉर स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स एंड क्रिप्टोज। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मतलब टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप चैनल्स पर ये चीज़ें होती हैं। और बाकी BTST ट्रेड्स ये एक नाम है जो इसके अंदर चलता है, जैसे मैंने आपको अभी बाय सेल हाई बाय लो बताया था जो शॉर्ट सेलिंग के अंदर होता है। तो BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड स्ट्रेटजी होती है। BTST अपने आप में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बट BTST के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनती है। तो इस तरीके से है पूरा। और हमने इंडिया और UAE यहाँ पे इसलिए बता रखा है क्योंकि आज UAE का नेशनल डे है, तो यहाँ पर इंडिया और UAE के रिलेशन है। अगर आपको मतलब कभी ये आर्टिकल लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी इंडिया के साउदर्न कंट्रीज से वेस्टर्न साउदर्न जो कंट्रीज है उससे क्या रिलेशन है, तो आप इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। बट इसके अंदर वही अगेन कोई न्यूज़ नहीं है तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। स्ट्रीट सोर एट अशोक लेलैंड सब्पार शो। तो अशोक लेलैंड जो मोटर्स बनाते मतलब जो ट्रैक्टर्स बनाते हैं और जो मोटर कार्स जो बड़ी बड़ी ट्रक्स वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उनका जो व्हीकल सेल्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट से बढ़ी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर एक्सपेक्टेड, 22 के अंदर एक्सपेक्टेड, और अभी 21 के अंदर जो है, तो इसमें एक्सपेक्टेड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। और बाकी जो इनका निफ्टी और सेंसेक्स से पहले वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड चल रहा है। तो ये हमने देख लिया। बाकी ET वालों को खुद का एनालिसिस है ये, तो इसमें कोई ज़्यादा न्यूज़ वाली बात नहीं है। आनंद राठी अ गुड प्ले ऑन ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड स्पेस। तो हमने देखा था थोड़े दिनों पहले, थोड़े उस न्यूज़ पहले ही, कि आनंद राठी जी मतलब इन कंपनी का IPO आ रहा है, तो ये एक गुड प्ले बताया जा रहा है म्यूचुअल फंड स्पेस के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर लगभग ये पहला ही IPO है। मतलब हो सकता है जैसे ICICI का IPO आया है वो सब आए, तो वो भी म्यूचुअल फंड कंपनी उनकी भी है, पर आनंद राठी स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड की ही मेन कंपनी है और बाकी इनकी सर्विसेज मेन नहीं है। तो वो आनंद राठी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक बेसिकली म्यूचुअल फंड स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे बता भी रखा है कि AUM कितना था कितना है और मतलब कितना होगा तो नहीं। अगस्त 2021 की लास्ट इसके अंदर रिपोर्ट्स बता रखी है, तो ये आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, इसके अंदर कोई न्यूज़ ऐसा नहीं। तो यहाँ पर अगेन वो वाली बात है कि एक्सपोर्ट्स जो है 26.49% लगभग बढ़े हैं, और हम इकोनॉमी माइक्रो सेक्शन के ऊपर है, मैंने पॉज कर दिया था बीच में। और जो फिगर है वो चली गई है 29.9 अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन के ऊपर। बट यहाँ पर एक और न्यूज़ इसके अंदर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
मंथ वाइज अगर हम ट्रेड डेफिसिट को देखें, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है, सबसे ज़्यादा चल रहा है। नवंबर ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और इसके अंदर आफ्टर इम्पोर्ट्स रोज मतलब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो लगभग इतना से बढ़े, यानी कि 26.49% से बढ़े, बट इम्पोर्ट्स 57% से बढ़ गए। हालांकि इसके अंदर एक मेजर चंक मतलब मेजर चंक तो नहीं है, बट इसके अंदर एक और स्ट्रेटेजिक सा फैक्टर या इमरजेंसी का फैक्टर है, जो वैक्सीन हमने बाहर से इम्पोर्ट करी, सॉरी, बट मतलब अदरवाइज जो भी है ट्रेड गैप जो है वो वाइडन हो गया। ट्रेड गैप का मीनिंग होता है बेसिकली एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, बट यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्ट सिंस ज़्यादा है, तो अगर आप इससे इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इम्पोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है। और यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है कि जैसे आपके माइंड में भी ये भी बात होगी कि हम ऑयल और गोल्ड जैसी चीज़ें हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं या ज्वेलरी वगैरह की फॉर्म में हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एज नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स अप 49%। अगर आप गोल्ड और ऑयल के सेगमेंट को हटा भी देते हैं तो भी 49% ग्रोथ आया है, मतलब बाकी चीज़ों के इम्पोर्ट्स के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड चल रही है इंटरनेशनल गुड्स की, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल डेटा रिलीज़ हुआ इसका वेडनेसडे को, और मैंने आपको बताया था कि CGA जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो वो उन्होंने GDP वगैरह का डेटा निकाला था ट्यूसडे को। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जैसे आपको मनरेगा स्कीम के बारे में पता होगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन को 100 डेज़ का कम से कम एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं कि गारंटीड प्रोवाइड किया जाता है। आपको पता होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट समथिंग करके स्कीम है वो। तो अब इसके अंदर क्या है कि नवंबर और अक्टूबर का यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, और काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर कि मैन आवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11.66 करोड़ की परसेंट डेज, मतलब डेज के अंदर, यहाँ पर आवर्स के अंदर नहीं है, परसेंट डेज का वर्क जनरेट हुआ नवंबर के अंदर, जो कि लगभग हाफ है अगस्त मतलब अक्टूबर 2021 से। तो आपको दिख रहा होगा कि 22.23 करोड़ परसेंट डेज का वर्क जनरेट किया गया था अक्टूबर के अंदर, और नवंबर के अंदर सिर्फ 11.66 करोड़ का हुआ है। और जबकि यहाँ पे एक काफ़ी डेटा है कि जो डिमांड है फॉर वर्क वाज हायर इन नवंबर दैन एज बीन कंपेयर टू अक्टूबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवंबर में डिमांड ज़्यादा होते हुए कम परसेंट डेज का यहाँ पर वर्क जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहने की बात है कि मनरेगा जो स्कीम है उसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है, अगर गवर्नमेंट अभी भी प्रोवाइड करती है, और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस की मनरेगा स्कीम चल रही है, आप काम करें, इसके अंदर आगे काम करें, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो वो अभी भी पोटेंशियल उसके अंदर बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो चाहते हैं उनको ये पता है स्कीम के बारे में। तो ये हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। और इकोनॉमी के अंदर बाकी इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये सब तो पॉइंटलेस आर्टिकल्स आप कह सकते हैं, और बाकी ऐड है यहाँ पर, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। और बाकी इसके अलावा एडिटोरियल है, तो हम देखते हैं इसको कभी अभी स्टार्ट करने वाले थोड़े दिनों के अंदर इस चैनल के ऊपर ही। तो हमने पूरा देख लिया, एंड दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको जो 2 चीज़ें बताई थी पहले, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप और जो अपस्टॉक्स का लिंक है नीचे। सो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।